नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी नेता मयंक मौली। इसके पहले मयंक मौली चिराग पासवान के साथ भी काम कर चुके हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में भी काम कर चुके हैं, रालोसपा में राष्ट्रीय सचिव भी थे। मयंक मौली, अभी जो राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई है और यही राजनीति कहलाता है कि कल तक जिसे आप मुद्दों पर बोल रहे हैं उसके विरोध में बोल रहे हैं, आज जब परिस्थितियां बदलती है तो उसके समर्थन में बोला जाता है। चूंकि अब मयंक मौली भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और बिहार में एनडीए का जो समीकरण है उसमें चिराग पासवान से लेकर के उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सभी लोग हैं। तो वह जो मयंक मौली अभी तक चिराग पासवान के लिए आग उगलते थे, आज निश्चित तौर पर फूल उगलेंगे। मयंक जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि चिराग पासवान से अब तो राजनीतिक दोस्ती, हालांकि आपने कभी भी संबंधों को राजनीति से अलग जाकर के नहीं ये किया है, राजनीति अपनी जगह है, संबंध अपनी जगह है और दोनों को आपने बढ़िया से निभाया है। वैसे में राजनीतिक दोस्ती, मेरा सवाल भी यही है कि हो गई चिराग से? देखिए, राजनीतिक विरोध भी कहिए राजनीतिक था और जो गतिरोध भी कहिए राजनीतिक था। निजी तौर पे मैंने उनका हमेशा सम्मान किया है, उनके लिए हमेशा शुभेच्छाएं दी हैं और यस, आप जहां से अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति या उस संस्थान के प्रति आपका स्नेह तो रहता ही है। तो स्नेह में ना कोई पहले कोई कमी थी ना आज कोई कमी है। विरोध और गतिरोध दोनों राजनीतिक थे। निश्चित तौर पर मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि चिराग पासवान छोड़िए, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से लेकर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे के प्रति आपका क्या मन में, उन लोगों के प्रति आपके मन में क्या इज्जत है, वो मैंने बहुत करीब से देखा है। राजनीति अपने जगह है। मैं सनातनी परिवेश में पला बढ़ा एक व्यक्ति हूँ, जहां अपने से बड़ों का, अपने से शीर्ष का, अपने से अग्रजों का सम्मान रखना, उनका सम्मान में कोई उनके ठेस ना पहुंचाना, उस परंपरा का निर्वहन मैंने अपने कई परवरिश में देखा और मैंने भी उसी परंपरा का निर्वहन आगे किया और आगे भी आजीवन यही करता रहूंगा। मयंक जी, इन दिनों बीजेपी काफी एग्रेसिव नजर आ रही है। सिर्फ कल की ही बात करें तो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि धो डाला, राष्ट्रीय जंगल राज पार्टी से लेकर के नौमी फेल, तमाम जो सबूत हैं उनके संपत्ति के जो ईडी ने अटैच किए हैं, जो आधिकारिक तौर पर, इन तमाम बातों को लेकर के कल तेजस्वी यादव पर जिस प्रकार से तीखा हमला किया, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अजय आलोक जी जो हैं वो, अगर आप जिस शब्द का आपने प्रयोग किया तो वो धुलाई स्पेशलिस्ट हैं। मतलब बिल्कुल चकाचक धो देने में उनको कहिए कि गोल्ड मेडल है। तो उन्होंने वैसे गलत क्या कहा? श्री तेजस्वी यादव जी, जो कि क्या कहा जाए, मैं उसको नहीं कहना चाहूंगा, बट नौवीं फेल तेजस्वी यादव जी, जो कि अभी फिलहाल पिछले 17 महीनों में लोगों को रोजगार बांटने का जो ढोंग कर रहे हैं, जो हल्ला कर रहे हैं कि 17 महीने में हमने ये करा तो वो करा, उन्हें मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि श्री तेजस्वी यादव जी को बिहार की 14 करोड़ जनता, जो कि गरीबी के पैमाने में हम लोग काफी पिछड़े और गरीब राज्य हैं आज भी, तो उन्हें ये एक गुरु ज्ञान जरूर देना चाहिए। गुरु ज्ञान की आखिर वो कौन सी कहिए कि व्यापार प्रबंधन की कहिए कूटनीतियां थी, जिसके कारण कि एक निमुछिया व्यक्ति जो है, जिसकी मुझे भी ना आई हो, वो अरबों के संपत्ति का मालिक बन गया हो। तो कुछ थोड़ा सा ज्ञान अगर बिहार की गरीब जनता को वो दे देंगे तो बिहार की से मुझे लगता है कि बिहार की गरीबी जो है वो की समस्या जो है वो काफी हद तक हल की जा सकती है। तो और निश्चित तौर पर मयंक जी, जब ईडी किसी की संपत्ति को अटैच करती है, पूरी तरह से कानून का पालन होता है, क्योंकि ईडी भी कानून से ऊपर नहीं है। यदि गलत करेगा तो फिर कोर्ट में खारिज होगा और बेइज्जती भी सहनी पड़ेगी। देखिए, ये लोग कोर्ट के माफी वीर लोग हैं, ठीक है। अलग अलग अनर्गल बयान देते हैं जोश में आकर के, या कहिए जानबूझ करके एक कथित वर्ग को संतुष्ट करने के लिए, और उसके बाद से ये हो चाहे इनके इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नेता कथित तौर पे युवराज जो है, वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट के माफी वीर रहे हैं। और देश के ऐसी मुझे लगता है कि शायद ही कोई कोर्ट बची हो जहां पे इनको अपना माफीनामा अर्जी लगा करके पर्सनल लेवल पे कान पकड़ के माफी ना मांगनी पड़ी हो। अभी हाल फिलहाल आपने देखा कि तेजस्वी यादव जी ने भी माफिया मांगी है, जो कथित मोदी बयान पे अपने और बाकी बयानों पे। तो ये सब तो चलता रहता है। देखिए, अभी जो 2024 का चुनाव है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो अब की बार 400 पार का जो नारा है, हम उसके आगे भी कहीं निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इंडी गठबंधन में बिहार में, हम अगर बिहार की बात करें क्योंकि हमारा बिहार से ताल्लुक रखते हैं, तो बिहार में 40 सीटों को जो पार करने का जो हमारा लक्ष्य है, इस बार तो लक्ष्य के आगे तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है दूर दूर तक कि कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पे अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं है, या जहां उम्मीदवार घोषित भी कर दिए हैं, जैसे पूर्णिया देखिए तो पप्पू यादव जी भी वहां से खड़े हैं और वहां से बीमा भारती जी ये भी खड़ी हैं। पटना बीमा साहिब भारती के जो बिहार की जो सबसे प्रतिष्ठित सीट में से एक मानी जाने वाली पटना साहिब सीट पे अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं है, पता ही नहीं है कि कौन चुनाव लड़ने वाला है। तो सीन ये है कि बेसिकली इनके यहाँ चुनाव को देख करके एक भगोड़ेपन की स्थिति उत्पन्न हो गई है और कितने ही ऐसे आप ही के पार्टी के वरीय नेता पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने आज ही कहा है कि महागठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। 9 सीटें कांग्रेस को मिली, 3 सीटों पर अभी तक उम्मीदवार घोषित किए हैं। मुकेश सहनी को कोई नहीं मिल रहा है, दूसरी पार्टियों से लोग लाए जा रहे हैं। वैसे में मोदी की गारंटी के सामने सभी लोग जो है नर्वस नजर आ रहे हैं, फेल नजर आ रहे हैं। क्या चुनाव से पहले ही माहौल आपके पक्ष में बन गया? देखिए, कहा जाता है कि इंसान को अपने कर्मों की सजा यहीं भोगनी पड़ती है, ठीक है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सनातन का विरोध, जिन्होंने कहिए रामचरितमानस का विरोध, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध, या और भी कहिए समाज में आग लगाने वाली स्थितियों में कहिए ये जो लगा रखे थे कि हम फलाना जाति के हैं तो हम ढिमाका जाति हैं। 2024 है सर, हम 2024 में बैठे हैं जहाँ भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे देख रहा है। देश कहिए कि देश की अर्थव्यवस्था जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अब उसमें अब कहाँ बिहार को आप जातिगत समीकरण और जातिगत हिंसा वाले दौर में वापस ले आना चाहते हैं। और रही बात जो आपने टिकटों की कही, तो यस, मैं अपने अध्यक्ष जी की एक पुरानी बात, हालांकि ऑन लाइटर नोट कही गई बात है, मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि उनका टिकट तो फिलहाल रद्दी का माल हो गया है। उनके टिकट को हाथ लगाने वाला कोई नहीं मिल रहा है, पूरे बिहार छोड़िए पूरे देश भर में। तो स्थितियां जो हैं वो बड़ी विकट हैं उनके लिए। अब भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव देखे या फिर विपक्ष को मजबूत करना भी हमारा ही काम है, तो ये तो हम नहीं करेंगे ना। तो सीधी बात है, विपक्ष को मजबूत नहीं कीजिएगा, 400 पार तो आप लोग का नारा ही है। लेकिन एक और सवाल यह उठ रहा है, फिर हम चिराग पासवान पर भी आ रहे हैं कि काम का श्रेय लेने की जो होड़ मची है। सिर्फ कल का बयान आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का या तेजस्वी यादव का, सारा काम तेजस्वी ने किया है। जैसा कि वो कह रहे हैं, नौकरियां जिस प्रकार से उन्होंने बांटी है, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने किया है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मुख्यमंत्री जी ने मंच से परसों भी कहा प्रधानमंत्री जी के सामने, कि 2005 के पहले बिहार में शाम में कोई निकलता था क्या था 2005 के पहले का बिहार? आपको याद होगा 2 साल पहले हमने इस पर एक बढ़िया अपना स्टोरी भी किया था। कई सम्मानित लोगों से, पुराने लोगों से बात किया था। सबों का कहना था कि 2005 के पहले बिहार में जंगल राज वाली स्थिति थी, शाम के 5 बजे के बाद निकलना मुश्किल। सर, मैं तो सबसे पहले यही, मैंने भी उस दंश को झेला है। 2004 में मैं बिहार छोड़ के मुझे भी बाहर जाना पड़ा अपनी आगे की शिक्षा करने के लिए। तो मैं जो अपने परिवार से 14-15 वर्षों तक दूर रहने को मजबूर था, वो उसका जिम्मेदार कौन हुआ? उसका जिम्मेदार उस समय की कहिए कथित राजद और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। और मेरे जैसे करोड़ों ऐसे परिवार थे जिनके बच्चे या तो पढ़ाई करने के लिए या बाहर रोजगार के साधनों, महज 10-10 हजार रुपए के रोजगार के लिए लोग कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाते हैं और लोगों के धक्के, गालियां और प्रताड़ना झेल करके लौटते हैं। ये किसने मजबूर किया? ये कथित जंगल राज की सरकार ने ही मजबूर किया था। और बात बिल्कुल सही कही माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आप भी अनिल जी गवाह हैं, आप तो मीडिया के प्रबुद्ध संस्थानों में कार्य कर चुके हैं। आप खुद बताइए ना कि आपका जो पुराना जो ऑफिस हुआ करता था, उस ऑफिस से रात के 10 बजे के बाद जब आप अपना काम खत्म करके लौटते होंगे, आपको भी सड़क के कुत्तों के साथ, जो भौंकते कुत्ते होते हैं, उनके साथ घात लगाए अपराधियों का खौफ आपके ऊपर भी रहा होगा। कब कोई गाड़ी छीन लेगा, कब किसी पत्रकार की हत्या हो जाती थी, कब किसी के घर में गृह भेदन होकर के घर लूट लिया जाता था, बलात्कार कर दिया जाता था, बच्चियों का निकलना मुश्किल था। तो ये श्रेय तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई छीन नहीं सकता है ना कि 2005 नहीं, इतना तो तय है मयंक जी कि हम तो भले आज तक कभी किसी से डरे नहीं, लेकिन परिवार में चिंता होती थी किसी व्यक्ति को कि अगर उनका बच्चा टाइम से 5 बजे का अगर कोचिंग क्लास खत्म होने का है, 5:30 पौने 6 तक नहीं पहुंचा, तो चिंता होती थी कि कहीं अपहरण ना हो गया। देखिए अनिल जी, व्यक्ति अपने लिए कभी नहीं डरता है, व्यक्ति अपने हालात सिर्फ अपने परिवार के लिए मजबूर हो जाता है। तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके साथ की अन्याय हुआ, जातिगत सरनेम देख देख करके अन्याय किया गया उनके साथ। अगर आप नोटिस करेंगे तो बिहार में एक दौर था जो ये कथित भूरा बाल साफ करो का जो नारा देने वाले लालू प्रसाद यादव जी के कथित कुरीतियों और गुंडा राज के कारण सवर्ण समाज का विशेष समाज करके जो दो कुछ वर्ग है,
उन्होंने अपना सरनेम हटा लिया अपने नाम के आगे से, ताकि जो दंश उनके माता पिता झेल रहे थे वो उनके बच्चों और उनके आगे वाले बच्चों को ना झेलना पड़े। क्योंकि यहाँ सरनेम देख के घर लूटे जाते थे, सरनेम देख के बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, वर्क प्लेस पे उनके साथ पटाना किया जाता था। तो वो सारा दंश झेल के जातिगत हिंसा का जो दौर हुआ करता था, चाहे विभिन्न सेनाएं बनी हो या विभिन्न बच्चों का नरसंहार हुआ हो, आपने और हमने वो सारा बिहार देखा है। आज वो निश्चित तौर पर देखा है, एक चीज देखा है। क्या स्थिति थी व्यापारियों की, मिथिला मोटर से लेकर के कई सारे जो एग्जीबिशन रोड में सिर्फ अगर आप बात करेंगे तो कई लोगों का जो प्लान हुआ। खैर, अगला सवाल मेरा है मयंक जी, जिस प्रकार से चिराग पासवान भी आप लोग के साथ में है, कहा जा रहा है कि इस बार लड़ाई आसान भी है मुश्किल भी है। सिर्फ अगर आप जमुई की बात करते हैं, पहले चरण में जो सीट है, जो चिराग पासवान की बात हम कर रहे हैं कि जमुई की जो सीट है उस पर लड़ाई कांटे की है। दो बात सामने आ रहा है, एक तो कि चिराग पासवान ने परिवारवाद का उदाहरण दिया उस पर, दूसरा चीज है कि भीतर घात हो सकता है। जदयू के साथ जिस प्रकार से चिराग जी ने किया था 2020 के चुनाव में, उसे जदयू के नेता भूले नहीं होंगे। वैसी स्थिति में एनडीए के लिए वह सीट मुश्किल में डाल सकती है। देखिए, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं प्रतीत होता है। चिराग पासवान जी हमारे एनडीए के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं और एक मजबूत सदस्य हैं, और उन्होंने अपनी काबिलियत विगत कुछ वर्षों में साबित भी की है और प्रमाणित भी की है। रही बात आप जिस सीट की बात कर रहे हैं, तो उस जमुई सीट पे चिराग पासवान जी स्वयं 2 टर्म कहिए वहां से सांसद रहे हैं और विभिन्न विकास के कार्यों में उन्होंने कुछ कीर्तिमान ऐसे स्थापित करे हैं और जमुई को कहिए विश्व पटल पे उन्होंने लाने में अपना एक योगदान दिया है। और जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो परिवारवाद की अनुशंसा और डेफिनेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल से कर दी है। परिवारवाद और वंशवाद दोनों में अंतर ये होता है कि परिवारवाद, जैसे आपने देखा जो अरुण जी की जिनकी आप बात करना चाह रहे हैं, जहां तक मैं सही समझता हूँ, तो अरुण कुमार जी जो हैं एक पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं। लंदन से कहिए उन्होंने MBA कहिए व्यापार प्रबंधन में पढ़ाई की, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जैसे बड़े बैंक में उन्होंने विभिन्न काम किया और बिहार में स्वरोजगार उत्पन्न कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, जैसा कि जहां तक मेरी जानकारी है, और एक राजनीतिक परिवेश से ही आते हैं। उनकी माताजी भी कहिए मंत्री रही हैं, बाकी रहे हैं। अब आप इसको परिवारवाद, मैं क्यों कहूं कि आप वंशवाद से अलग करिए, क्योंकि जो लालू परिवार का जो परिवारवाद है, चाहे जो गांधी और नेहरू परिवार का जो परिवारवाद है, उस परिवारवाद से बाकी परिवारवाद को आप अलग इसलिए कर सकते हैं कि इन लोगों के ऊपर एक चवन्नी के भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। तो अगर जैसे डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना होता है? उसको पहले परीक्षा पास करनी पड़ती है, उसके बाद 5 साल वो अथक प्रयास करता है, संघर्षरत रहता है अपने करियर में, पढ़ाई पूरी करने के बाद एक जूनियर डॉक्टर की तरह काम करता है, रेसिडेंट डॉक्टर की तरह काम करता है, फिर जाके होता है। सेम तो परिवेश राजनीति में भी है। अगर वो किसी पर्टिकुलर परिवार में अगर उनका जन्म हुआ है, तो इसमें उनका कोई भी उस अमुक व्यक्ति की कोई गलती तो है नहीं। अगर वो अपने कहिए 10-15 साल के करियर के बाद अगर वो जन सेवा में अगर आना चाहता है, उसका दामन साफ है, उसके कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है, कोई आर्थिक अपराध के मुकदमे नहीं है, तो देश तो हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी देता है भारत का संविधान। और चुनना तो अंतिम में कहिए कि जनता को है, जनता को ही, सिंपल सी बात है। और अगर जिसको जनता के फैसले की मुहर लग गई, उसके बाद से मुझे तो नहीं लगता है कि उसके बाद से किसी भी तरीके का कोई प्रश्न बाकी रह जाता है। और रही बात जो आप जिस कथित वंशवाद की बात कर रहे हैं, तो इन 2-4 परिवार जो देश में है, मुलायम सिंह यादव का परिवार, लालू जी का परिवार, राहुल गांधी जी का परिवार, इन परिवारों के ऊपर तो ईडी और सीबीआई की तरफ से जो आमंत्रण पत्र जाता है, उसके ऊपर सपरिवार पधारे लिख करके जाता है। तो ये सपरिवार भ्रष्टाचार में लिप्त जो पार्टियां के जो प्रमुख हैं या पार्टियों के जो नेता हैं, कथित युवराज हैं, उन युवराजों के भ्रष्टाचार और उन युवराजों के वंशवाद को आप किसी और से बिल्कुल प्लीज कंपेयर ना करें। और बिहार की 40 की 40 सीट पे एनडीए के सारे उम्मीदवार कहिए कि अपनी विजयश्री सुनिश्चित करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष नाम की कोई चीज बिहार में है ही नहीं फिलहाल। जी मयंक जी, एक आखिरी सवाल है। आपको हमने शुरू में कहा, हालांकि हमने लगातार कहा कभी किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं, हमारा व्यक्तिगत जो राय है उस पर हम लोगों का विचार लेते हैं कि सुमित सिंह हालांकि वहां पूरी तरह से लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वास पात्र हैं, निर्दलीय जीते, मंत्री भी लगातार बनते आए हैं, वो और लगे हुए भी हैं आपके प्रत्याशी के लिए। लेकिन जिस प्रकार से उनके भाई साहब जमुई के पूर्व विधायक अजय प्रताप सिंह ने आरजेडी ज्वाइन किया है, और नरेंद्र सिंह के परिवार की क्या राजनीतिक हैसियत है जमुई इलाके में, किसी से छिपा हुआ नहीं है।
और चिराग पासवान से भी उनकी जो अदावत है, आपको याद होगा सुमित सिंह ने कई बार उन्हें फेसबुकिया नेता करार दिया है। वैसे में सुमित सिंह पार्टी का गठबंधन धर्म निभाने के लिए उनका प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन अजय प्रताप के जाने के बाद जमुई सीट टफ नहीं हुई है, क्योंकि अजय प्रताप के लिए भी अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। यही उनकी ताकत जो है 2025 के चुनाव में उनकी उम्मीदवारी आरजेडी से वहां तय करेगी। देखिए, राजनीति में पहली बात कि एक परिवार में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां एक ही परिवार के लोग जो हैं वो विभिन्न अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़े हैं। अब रही बात श्री सुमित कुमार सिंह जी की, जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो श्री सुमित कुमार जी एनडीए के एक सम्मानित कहिए नेता हैं। हालांकि वो निर्दलीय उन्होंने अपना चुनाव जीता है, वो बिहार सरकार के मंत्री हैं, और जिस तरीके से, जिस शिद्दत से वो इस 40 डिग्री की गर्मी में कहिए कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और उस पर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी तरीके की अफवाहों का, ये विपक्ष के द्वारा फैलाई गई कहे अफवाह हैं, जिन पे हमें उनके निष्ठा पे, उनकी ईमानदारी पे कोई प्रश्न चिन्ह उठाने का। हमने शुरू में कहा कि सुमित सिंह पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं चिराग पासवान के प्रत्याशी अरुण भारती जी को जिताने के लिए। देखिए, एनडीए के जितने घटक दल हैं, या एनडीए के नीतियों से, या एनडीए के विचारों से जितने प्रभावित नेता हैं, वो कोई भी नेता इस बार 1 इंच भर की चूक नहीं करेगा माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो श्री सुमित सिंह जी हों, श्री चिराग पासवान जी हों, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हों, आदरणीय मांझी जी हों, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हों, ये सारे के सारे लोगों ने यही ठाना है, निजी कहिए कि जो लाभ हानि को दूर दरकिनार करते हुए, कि अभी देश सिर्फ और सिर्फ अब की बार 400 पार के मोड में है, और सबको माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार पुनः जो कहिए देश का प्रधानमंत्री की बागडोर देनी है। तो माना गया ना कि पहले चरण में गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा 4 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट पर चिराग पासवान लड़ रहे हैं, 1 पर बीजेपी है, 1 पर 2 पर बीजेपी, औरंगाबाद में बीजेपी है, और गया में जीतन राम मांझी हैं। तो माना जाए कि 4 में कितनी सीटें? 4 में 4 की सीटें मैं आपको बता रहा हूं, और वो भी 5 लाख पार के नारे के साथ बता रहा हूं। कोई भी ऐसी सीट नहीं है जिसपे कि दूर दूर तक कोई भी प्रत्याशी जो है, या कोई भी दल जो है, वो हमें विजय होता हुआ दिखाई दे, विजय के नजदीक आता दिखाई दे। एनडीए का ये गठबंधन इतना अटूट है, एनडीए के कार्यकर्ता अडिग हैं, सारे के सारे। मैंने कहा कि निजी हाब लानी, पसंद नापसंद, जाति और या गैर जाति, अभी सबकी सिर्फ एक जाति है, वो ये है कि हम सब एनडीए के साथी हैं, सारे के सारे, और सब के सब माननीय प्रधानमंत्री जी के झंडे के नीचे, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ हैं, और उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बिना कोई भी राहत की सांस नहीं लेने वाला। जी, धन्यवाद मयंक जी। तो मयंक मौली, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनका दावा है कि एनडीए में किसी प्रकार की भीतरघात की संभावना नहीं है। जो भी मामला सामने आ रहा है विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है, और एक और बड़ा दावा है कि 4 की 4 सीट पहले चरण के जो बिहार में है वो तो जीतेंगे ही, इसके जीत के आसपास भी विरोधी जो है नहीं नजर आएंगे। कई लाख वोटों से हर सीटों पर विरोधियों की हार होगी। प्रधानमंत्री मोदी में जनता का जिस प्रकार से विश्वास है, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी में जिस प्रकार से लोगों का विश्वास है, इसकी 40 सीट बिहार के जीतेंगे, और पहले चरण की 4 सीटों पर जीत का दावा है मयंक मौली का। हालांकि इनके दावा में क्या सच्चाई है, यह तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ। धन्यवाद मयंक मौली जी।